दोस्तों, इमाक डिफेंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हरियाणा जीके की जो श्रृंखला है उसको आगे बढ़ाते हुए आपको पता है हमने 2 दिन पहले हरियाणा की जो कृषि है उसके बारे में देखा था। हमारा एक टॉपिक उसमें छूट गया था क्योंकि संडे को मैंने करंट अफेयर में जो बजट है उसकी वीडियो डाली थी। तो दोस्तों आज उसको पूरा कर लेते हैं। ठीक है, हरियाणा की कृषि एवं पशुपालन के बारे में हमने पढ़ना था। कृषि के बारे में देखा था, लेकिन अभी हम देखेंगे बागवानी के बारे में। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों देखते हैं हरियाणा में जो बागवानी है, बागवानी से संबंधित उत्कृष्टता केंद्र की बात करेंगे। ये जो 5-6 है ना, इसमें सारे के सारे किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फल उत्कृष्टता केंद्र की। ये मंजियाना में है और जो सिरसा जिले के अंदर पड़ता है। अगला बागवानी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, ये अपना श्यामगढ़ करनाल में पड़ता है। आपको देखना है इसको। अब है मधुमक्खी उत्कृष्टता केंद्र, ये रामनगर कुरुक्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, अगला है उपोषण कटिबंधीय उत्कृष्टता केंद्र, ये लाडवा में पड़ता है। लाडवा आपका कुरुक्षेत्र में है। इसके बाद में अमरूद तकनीक प्रदर्शन केंद्र, ये भूना में है और फतेहाबाद जिले में पड़ता है। आपको बता देता हूँ, भूना में जो होमगार्ड है, होमगार्ड का ट्रेनिंग सेंटर भी खोला जा रहा है, यह आपको याद रखना है। इसके बाद में फूल उत्कृष्टता केंद्र, ये झज्जर में है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात कर लेते हैं जो हरियाणा की जो बागवानी है, बागवानी से संबंधित जो उत्कृष्टता केंद्र थे उनके बारे में हमने जिक्र किया। आपको पता होगा हरियाणा हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी भी है जो करनाल में स्थित है। कहाँ पे है? करनाल में। इसकी स्थापना 2016 में की गई थी और 2017 में इसका नाम महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी कर दिया। ठीक है, ये किसने किया था? तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने। अब हम आगे बात करते हैं हरियाणा में कृषि से संबंधित जो संस्थाएं हैं, इसके बारे में हमें देखते हैं। दोस्तों देखो, हरियाणा में जो कृषि से संबंधित जो संस्थाएं हैं, ये आपसे सीधा उठा के पूछ लिया जाएगा और पूछा भी गया है अतीत में। सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था। इसकी जो स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1976 को हुई थी। इसके बाद में दूसरा है हरियाणा बीज विकास निगम। इसकी जो स्थापना है 1974 में हुई थी और जो इसका काम क्या है, जो मूल्य है, मूल्य पर नियंत्रण। क्योंकि आपको पता है जो बीज बनाने वाली जो कंपनियां हैं उस पे जो प्राइस है उसको कंट्रोल में करने के लिए ये संस्था है। इसके बाद में हम बात करते हैं हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। ठीक है, और जो इसका काम क्या है, भूमि सुधार। इसके बाद में हम बात करते हैं हरियाणा सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। 1 नवंबर 1966 को, आपको पता होगा 1 नवंबर 1966 को ही हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था। दोस्तों जो ये ग्रामीण विकास बैंक है, इसकी स्थापना हुई थी। इसका काम क्या है? इसका काम ये है लंबे समय तक ऋण देना, यानी लॉन्ग टर्म के लिए जो डेब्ट देना इस बैंक का काम है। अगला है हरियाणा भंडारगार निगम, जो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1967 का हुई थी और इसे टेली सॉफ्टवेयर लागू किया था। और आपको बता देता हूं, जो हरियाणा भंडारगार निगम है यह एक वैधानिक संस्था है। कौन सी है? वैधानिक, लीगल, यह आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हरियाणा राज्य कृषि विकास विपणन बोर्ड। दोस्तों ये कई बार पूछा गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, इसकी जो स्थापना हुई थी 1 अगस्त
1969 को हुई थी। और जो इसका मुख्यालय कहाँ है? पंचकुला में है। ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं हरियाणा किसान आयोग। जो हरियाणा किसान आयोग है, इसकी स्थापना 15 जुलाई 2010 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है हरियाणा कृषि यूनिवर्सिटी में स्थित है। इसके बाद में आगे बात करते हैं जो गेहूं शोध निदेशालय है, ये आपको बता देता हूं ICAR के अंतर्गत काम करता है। किसके अंतर्गत है? ICAR के। मैंने ICAR को जो भारत का भूगोल है उसमें पढ़ाया भी है। ICAR का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। ICAR यानी कि I से इंडियन, C से काउंसिल, ठीक है, A से एग्रीकल्चर और R से रिसर्च। ये आपके बारे में, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ICAR के अंतर्गत है सर्व भारतीय समन्वित गेहूं सुधार परियोजना की शुरुआत है इसी के द्वारा की गई थी। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो करनाल में है। और आपको पता होगा जो ज्ञानेंद्र है, ज्ञानेंद्र को व्हीट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दोस्तों इसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं कृषि से संबंधित जितनी भी हरियाणा सरकार की योजनाएं हैं, मुख्य योजनाएं हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले है जीसा, JICA, जीसा। इसकी शुरुआत हुई थी 3 नवंबर 2023 को। और इसका जो काम है वो क्या है? इसका काम है सतत बागवानी को प्रोत्साहित करना, यानी कि जो बागवानी है उसको लगातार सस्टेनेबल तरीके से कंटिन्यू करना इसका काम है। और ये जो प्रोजेक्ट है, जीसा प्रोजेक्ट है, ये 2 टाइप में चलाया गया है, यानी कि इसके लिए 2 बार टारगेट डिसाइड किए गए हैं। एक 2025 से 28, कई जगह 2024-25 से 28 भी 27-28 भी मिलता है, लेकिन जो प्रॉपर है 2025 से 28 और दूसरा 2028 से 33। ये 2 चरण है, यानी 2 स्टेज पर यह कार्यक्रम चल रहा है। इसके बाद में मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये इसका क्या काम है भाई? जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, जो सरकार है किसी भी फसल को MSP पर खरीदने के लिए जो किसान है उसको अपनी डिटेल फिल करनी पड़ती है, ठीक है, और वो अपनी फसल का ब्यौरा एक पोर्टल पर देता है, ठीक है। दोस्तों आपको पता होगा जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, इस पे किसान है एक पोर्टल पे जाते हैं और अपनी फसल के बारे में ब्यौरा उस पोर्टल पर दर्ज करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सरकार है वो किसानों की फसल MSP पे खरीदती है। इसके बाद में हम बात करते हैं भावांतर भरपाई योजना 2018 में शुरू हुई थी। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, भावांतर भरपाई योजना सबसे पहले मध्य प्रदेश ने आरंभ की थी, उसके बाद हरियाणा ने आरंभ की है। अरे भावांतर भरपाई योजना मतलब क्या है? जो किसान खेती कर रहा है उसमें अगर नुकसान होता है उसकी भरपाई के लिए सरकार का ये कदम है, इसी को बोलते हैं भावांतर भरपाई योजना। और हरियाणा में ये 2018 में शुरू की गई थी। यदि आपको भारत में पूछ लें तो मध्य प्रदेश पहला राज्य था जहां भावांतर भरपाई योजना शुरू की गई। आगे हम बात करते हैं मुख्यमंत्री कृषक एवं मजदूर जीवन सुरक्षा। दोस्तों जो ये योजना है कृषक एवं मजदूर जीवन सुरक्षा योजना, इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। यानी कि जो खेतों से संलग्न जो किसान हैं या मजदूर हैं उनके लिए 5 लाख का जो इंश्योरेंस है उसकी सुविधा सरकार के द्वारा की गई थी, ठीक है, यानी 5 लाख का बीमा किया गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं इंडो डच प्रोजेक्ट। जो इंडो डच प्रोजेक्ट है, आपको पता है डच नीदरलैंड को बोलते हैं, यूरोपियन देश है, ठीक है। भारत और नीदरलैंड के सहयोग से 1994 में लवणीय भूमि है, जो आपको पता है हरियाणा में लवणीय भूमि ज्यादा है, बढ़ रही है लगातार। लवणीय भूमि का उपचार के लिए यह प्रोजेक्ट है। इसने हरियाणा ऑपरेशन प्रोजेक्ट भी कहा गया, ठीक है, ऑपरेशन के तौर पर इसको लिया गया है। इसके बाद में बागवानी विजन, आपको पता है दोस्तों 15 वर्ष का बागवानी विजन का लक्ष्य रखा गया
और इसका टारगेट 2030 तक है। आपसे पूछ सकते हैं बागवानी का जो विजन है वो कब पूरा होगा, तो जो 2030 को पूरा होगा। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत बार देखे हैं। इसके बाद में बात करते हैं हरियाणा के फूड पार्क। देखो दोस्तों, हरियाणा के फूड पार्क हैं बरई फूड पार्क, ये सोनीपत में है, बरई गांव में है ये। पानीपत फूड पार्क पानीपत में है। नरवाना फूड पार्क जींद में है। राई फूड पार्क सोनीपत में है। शाह फूड पार्क अम्बाड़ा में है। डबवाड़ी फूड पार्क सिरसा में है। ये आपको देखना है हरियाणा के फूड पार्क कौन से हैं। आपको पता है ये क्या करते हैं, ये फसल का या फिर कोई भी प्रोडक्ट है उसको प्रोसेसिंग करके क्या करते हैं, इसको एक मेगावाट में बदल रहे हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं अब जो नया चैप्टर है हरियाणा में पशुपालन एंड डायरी, यानी कि पशुपालन डायरी का क्या है आपने देखा, कृषि के बारे में आप देखेंगे पशुपालन एवं डेयरी के बारे में। देखो देश में जो पशु जनगणना होती है, पशु गणना होती है वो 5 वर्ष में होती है दोस्तों। और जो पहली पशु गणना हुई थी 1919 और 20 में हुई थी। ठीक है, राज्य में जो मुर्रा भैंस है इसका उपनाम खुंडी है। और आपको पता होगा जो खुंडी भैंस है दूध बहुत ज्यादा देती हैं, 35 लीटर तक दूध देती है भाई खुंडी भैंस। इसके बाद में इसको जो खुंडी भैंस है इसको एशियन ट्रैक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके उपनाम क्या है, सोने की खान, काला सोना। ठीक है, ये सारे नाम किसके हैं, इस मुर्रा भैंस के हैं। दोस्तों हरियाणा को भारत की पशु संपदा की खान कहा जाता है। भारत की पशु संपदा की खान किसे कहा जाता है, मुर्रा को। ठीक है, इसके बाद में आपको देखना है हरियाणा में जो गाय है, गाय की क्वालिटी कौन कौन सी, साहिवाल और थार पारकर है। ये हमने देखना है हरियाणा में सर्वाधिक व न्यूनतम पशुओं वाले जिले, यानी सबसे ज्यादा पशु कहाँ हैं, सबसे कम कहाँ हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। गाय सबसे ज्यादा सिरसा में है दोस्तों, सबसे कम पंचकुला में। भैंस सबसे ज्यादा हिसार में है, सबसे कम है पंचकुला में। भेड़ सबसे ज्यादा भिवानी में है, सबसे कम गुरुग्राम में। बकरी सबसे ज्यादा सिरसा में है, सबसे कम है पानीपत में। ऊंट सबसे ज्यादा सिरसा में है, सबसे कम है अम्बाड़ा में। घोड़े सबसे ज्यादा गुरुग्राम में है और सबसे कम है पंचकुला में। कुत्ता सबसे ज्यादा गुरुग्राम में, सबसे कम मेवात में। खरगोश सबसे ज्यादा मेवात में, सबसे कम यमुनानगर में। और खच्चर सबसे ज्यादा झज्जर में है और सबसे कम है पानीपत में है। ये हमने देखा। इसके बाद में हम दोस्तों बात करते हैं पशुपालन एवं डेयरी विकास संस्थान की। पशुपालन एवं डेयरी विकास संस्थान की, इसमें आपको पता होगा राष्ट्रीय दूध अनुसंधान संस्थान, जिसको NDRI कहा जाता है, इसकी स्थापना दोस्तों 1923 में कहाँ हुई थी, बेंगलोर में। बेंगलोर में हुई थी। 1955 में बेंगलोर से करनाल में स्थापित किया था भाई। ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये प्रश्न है ना पूछा गया है, कल का पेपर था हरियाणा में, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है। और जो NDRI है इसकी फुल फॉर्म है या फिर इसकी स्थापना से संबंधित है, ये आपसे पूछ सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम दूसरे में बात करते हैं हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ लिमिटेड। इसकी स्थापना दोस्तों 1970 में हुई। और इसने आनंद डेयरी जो गुजरात में पड़ती है उसकी तर्ज पे ही हरियाणा में ये त्रिस्तरीय फार्मूला अपनाया। त्रिस्तरीय में क्या है, ग्राम, ग्राम से डिस्ट्रिक्ट या जिला और जिले से प्रदेश या स्टेट में, यानी कि 3 लेवल पे चलाया है। आपको इसका पता होना चाहिए। तीसरा है लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा पशु विज्ञान यूनिवर्सिटी। ये आपको पता है दोस्तों, ये हिसार में है और इसकी स्थापना 4 फरवरी 2010 को की गई थी। और ये प्रश्न तो भाई 3-4 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, आप इसको देख लेना अच्छे से। आगे हरियाणा पशुधन प्रशिक्षण संस्थान, यानी ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन कहाँ है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो 4 ही हैं, केंद्रीय भैंस आसव पशु चिकित्सा। ठीक है, पशु चिकित्सा का टीकाकरण,
ये सारे के सारे जो हेडक्वार्टर है वो हिसार में है। आपको पता होगा जो भैंस अनुसंधान जो संस्थान है, प्रशिक्षण संस्थान, इसकी स्थापना 1985 में की थी। आशाओं की 1986 में, और पशु चिकित्सा टीकाकरण है उसकी भी 86 में की गई थी। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, पशुपालन की जो योजनाएं क्या क्या हैं, योजनाएं क्या चलाई है सरकार ने, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहली पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशुधन बीमा योजना, इसकी दोस्तों शुरुआत की थी 2019 में। कब की थी? 2019 में। इसका काम ये किसके द्वारा? पशुपालन एवं डेयरी विभाग हरियाणा सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया। 2018 से लेके 2019 से 23 तक 8,51,000 पशुओं का बीमा करवाया गया। और इसमें आपको पता होगा जो बड़े पशु हैं, जैसे भैंस है, गाय है, घोड़ा है, या कोई और पशु है जो बड़े पशु में आते हैं, उसमें किसान 100 रुपये दे के अपने पशु का बीमा करा सकता है। पहले लिमिट ये 5 थी, अब इस लिमिट को बढ़ा के 10 कर दिया है। और भेड़, बकरी, सूअर जो एक छोटे जीव हैं, इसमें 25 रुपये दे के अपने पशु का बीमा करा सकते हैं। इसमें जो लिमिट है वो 50 की है। कितने की? 50 की। आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं पशु बीमा योजना। पशु बीमा योजना की शुरुआत 29 जुलाई 2016 में झज्जर से की थी भाई। इसमें 5 बड़े पशु और 50 छोटे पशु का बीमा तक लिमिट रखी गई थी। और शेड्यूल कास्ट जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनके लिए ये जो बीमा सुविधा है वो फ्री में दी गई थी। इसके बाद में बात करते हैं पशुधन विकास वाहिनी। इसका काम क्या है? 24 घंटे पशु जानकारी उपलब्ध रहती है। और इसके बाद में है बांझ मुक्त पशुधन योजना। दोस्तों, इसकी शुरुआत 2009 और 10 में की गई थी। ठीक है। अगला है राष्ट्रीय विकास कृषि योजना के तहत पुरस्कार कौन कौन से दें? दोस्तों, ये 2 पुरस्कार दें। एक सर्वश्रेष्ठ पशुपालन पुरस्कार 2019 और 24 में हरियाणा सरकार ने सर्वश्रेष्ठ पशुपालन पुरस्कार जीता था। ठीक है। और ये एग्रीकल्चर ग्रुप के द्वारा दिया जाता है। इसके बाद में राष्ट्रीय गोपाल रतन पुरस्कार, ये हरियाणा ने 2022, 23, 24 में लगातार जीते हैं। लगातार 3 बार जीत चुकी है। ठीक है। और इसमें किसके लिए? स्वदेशी मवेशी, यानी कि अपने देश की जो मवेशी हैं उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। और जो भैंस की नस्ल है उसको संरक्षण की बात की जा रही है। ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे दोस्तों इसके जो पशु सबसे ज्यादा कहाँ हैं, क्या कुछ कंडीशन है, उसमें देखते हैं। सबसे ज्यादा यदि पशु आपसे पूछ लिया जाए वो हिसार में है दोस्तों। सबसे ज्यादा मुर्रा भैंस जींद में है। सबसे ज्यादा गाय वाला जिला सिरसा है। सबसे कम गाय रेवाड़ी में है। गोवर्धन भूमि मुक्त आंदोलन के जो प्रेरणाता थे वो गोपाल दास थे। इसको पता होना चाहिए। आपको पता है भारत का सबसे बड़ा पशु मेला तो लगता है सोनपुर बिहार में, लेकिन हरियाणा में सबसे बड़ा पशु मेला जाजगढ़ झज्जर में लगता है। ऊंट मेला लोहारू भिवानी में लगता है। आसव यानी घोड़े का मेला आपका पता होगा पेहवा कुरुक्षेत्र में लगता है। और जो आसव यानी घोड़ा स्टेलियन केंद्र ये टोहाना में है, फतेहाबाद में। दोस्तों, आपको इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना है। ये तो आसव मेला है, ये स्टेलियन केंद्र की बात कर रहे हैं। अगर स्टेलियन केंद्र बात करेगा तो आपको टोहाना, और आसव मेला की बात करेगा पेहवा कुरुक्षेत्र में पड़ता है और टोहाना फतेहाबाद में पड़ता है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में पालतू पशु चिकित्सा केंद्र पंचकुला में है दोस्तों। अधिक ऊन देने वाली जो भेड़ है उसका नाम हरनाल है। पहला पशु अस्पताल पंचकुला में खोला गया था। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हिसार में है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं हरियाणा पशु सपम केंद्र, ये हिसार और गुरुग्राम जगाधरी में स्थित है। इसके बाद में मुंह पका खुर पका एक रोग है दोस्तों। ये पशुओं में आता है, भैंस भूसों में
ज्यादातर देखने को मिलता है। मुंह पका और जो खुर पका जो योजना है वो एस्केड है। और जो एस्केड योजना के तहत क्या किया जाता है, टीकाकरण किया जाता है। क्या किया जाता है, टीकाकरण। और आपको पता है जो मुंह पका और जो खुर पका जो रोग है ये पशुओं में आता है। तो हरियाणा का पहला एनिमल हॉस्टल कहाँ है, अम्बाला में। और पहला ऑनलाइन पशु उपचार केंद्र कहाँ है, नारनौल में। और हरियाणा की पहली गौशाला रिवाड़ी में खोली गई थी 1878 में। तो दोस्तों ये एग्रीकल्चर का सेकंड पार्ट था और जो एग्रीकल्चर का जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो गया है। यदि हम बात करेंगे हरियाणा का जो भूगोल है वो आपका क्लियर हो गया है। ठीक है, जो हमने यूट्यूब पे जो वीडियो डाली है आप इन पे भरोसा कर सकते हैं, एकदम ऑथेंटिक सोर्स है। ठीक है, आपको देखना है, अच्छे से इनको पढ़ो। हरियाणा की जो भूगोल है वो इसमें कंप्लीट हो जाएगी, कोई क्वेश्चन इसमें छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं कल दोस्तों, कल से इतिहास शुरू करवा देंगे। ठीक है, थैंक यू।